हेलो एवरीवन। तो एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं, है ना। पॉलिटी सीरीज में हम क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटी सीरीज में बेटा लास्ट वीडियो में हमने सिटीजनशिप शुरू किया था। हम पार्ट 1 तक पढ़ चुके थे। अभी हम क्या पढ़ रहे थे आपका? पार्ट 2। सर पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन का। किसमें पार्ट 2 में क्या आता है आपका? सर सिटीजनशिप आती है। इंडिया पे कैसे सिटीजनशिप चलती है? सर सिंगल सिटीजनशिप चलती है। इंडिया ने सिटीजनशिप का कंसेप्ट कहाँ से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ये चीजें हम देख चुके थे आपके पुराने वीडियो में। हमने देखा था कि पार्ट 2 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक आते हैं। तो हमने ये देखा था कि आर्टिकल 5 में क्या आता है, आर्टिकल 6 में क्या आता है ना आपके। ऐसे हमने सारे आर्टिकल देखे थे, है ना। हमने देखा था कि हर आर्टिकल में आपका क्या क्या चीजें आती हैं, वो हम चीजें यहाँ पे देख चुके थे। जिसे नहीं देखा है बेटा, आप जाओ चैनल पे। चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको पुराने वीडियो सारे मिल जाएंगे, वो देख लेना, है ना। सारी चीजें बहुत डिटेल में, बहुत ढंग से, बहुत आराम से समझाई गई हैं। एक बार आप वीडियो देख लोगे ना बेटा, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। बट इतना करना कि आप वीडियो सुकून से आराम से बैठ के देखना। ऐसा नहीं है कि आप चाय पीते जा रहे हो वीडियो देखते जा रहे हो। सुकून से फुल फोकस के साथ आप वीडियो देखना, चीजें आपको एक बार में याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। अब सर इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर सिटीजनशिप जो है वो अभी कैसे मिलती है ना। वहां पे जो आर्टिकल्स हमने देखे थे वो किसकी बात कर रहे थे? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका कमेंस हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, तब सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? अब यहाँ पे अभी कैसे मिलती है सिटीजनशिप? अभी मिलती है सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है ना, वो हम आपका इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलो आपका सिटीजनशिप एक्ट 19 आपका 55 देखते जाते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, पहली चीज बहुत आराम से, बहुत बेसिक चीजें समझना कि ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्यों बनाया गया। आपसे पूछा जाए सर बनाने की क्या जरूरत थी, तो बेटा जरूरत सिर्फ इतनी थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं वो बात कर रहे थे किसकी? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ तब सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, इसकी बात आपकी करी थी आर्टिकल 5 में, 6 में, 7 में, 8 में। आर्टिकल 9 में बात करी थी कि सिटीजनशिप खत्म कैसे होगी, लेकिन कब खत्म होगी? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका एनेक्ट होगा। लेकिन अभी सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, ये बात कहां बोली गई? तो यहां के लिए या इस चीज के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऑथराइज कर दिया था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 11 में ऑथराइज कर दिया गया था कि आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। तो सर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, है ना, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट के बाद बाद में भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको लॉ चाहिए। तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप एक्ट 1955। 55 में ये बना था, लेकिन ये आपका अमेंड हुआ कब? 86 में। अमेंड हुआ कब? 1992 में, 2003 में, 2015 में, 2005 में, है ना। तो ये आपके जो बाकी सारे ईयर है ना, ये इसके अमेंडमेंट के ईयर हैं। लेकिन एक्ट अभी भी क्या बोला जाएगा? सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इस एक्ट में आपको 5 तरीके तो बता रखे हैं, 5 तरीके जिससे आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो, आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। उसके लिए आपने 5 टाइप्स बता दिए, और आपको 3 टाइप बता दिए हैं इसमें जिससे आपकी सिटीजनशिप जो है वो लॉस हो सकती है, आपकी सिटीजनशिप को लूज हो जाएगी, आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, है ना। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 5 टाइप्स आपको बताए हैं किस चीज के लिए? एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए। अगर भारत की नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप आपको एक्वायर करनी है तो उसके आपको 5 टाइप्स बता रखे हैं, और 3 टाइप्स आपको बता रखे हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप के, कि अगर आपकी सिटीजनशिप लूज कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, तो उसके लिए आपको 3 तरीके बता रखे हैं, है ना। तो पहले हम क्या देखेंगे? एक्वाइजेशन देख लेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे आपका सिटीजनशिप लॉस होगी, है ना। तो एक्वाइजेशन, एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप में पहला तरीका होता है बेटा बाय बर्थ, है ना। बाय बर्थ, बर्थ यानी कि जन्म। अब आपके जन्म की बात कर रहे हैं, है ना, कि जिस बच्चे का जन्म हुआ उसके आधार पे या उसके बेस पे जो सिटीजनशिप मिलेगी, उसकी बात कर रहा है आपका पहला तरीका। लेकिन किन लोगों के जन्म की? सर बहुत सारे लोग कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बेटा जन्म कहाँ हुआ, बर्थ कहाँ हुआ, वो कहाँ बॉर्न हुआ, है ना। वो बॉर्न कहाँ हुआ आपका? इंडिया में, है ना। उन पर्सन्स की बात कर रहे हैं जो कहाँ बॉर्न हुए? इंडिया में। तो पहला तरीका बाय बर्थ, है ना। बाय बर्थ आपका किस पर्सन की बात कर रहा है? पर्सन्स हु आर बॉर्न इन इंडिया। अच्छा बेटा, इंडिया का मतलब यहां समझना, यहां पे टेरिटरी ऑफ इंडिया है।
अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ढंग से समझते हो, या अगर नहीं समझते तो मैं आपको बता देता हूँ। टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपका लैंड भी आता है, एयर भी आता है, मतलब स्पेस भी जो आता है आपका, एटमॉस्फेयर वाली चीज़ें, और आपका वाटर भी आता है, ठीक है। तो इसमें आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आएगा, लैंड। अगर आप इंडिया की ज़मीन पे जन्म हुआ है तो आप, या फिर इसमें क्या आएगा, एयर, है ना, इंडियन एयर में अगर जन्म हुआ है तो, या इंडिया के वाटर में जन्म हुआ है, तीनों ही जगह आपकी टेरिटरी होती है। एयर वाटर लैंड तीनों में ही टेरिटरी होती है। उन तीनों ही टेरिटरी पे कंट्रोल होता है किसका, इंडिया का। तो अगर आप इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुए हो तो उस, और आपको सिटीजनशिप चाहिए, तो वो आपका किस में डील होगी, बाय बर्थ वाली कंडीशन में। ये चीज़ समझ में आई ना। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत फनी एग्जाम्पल है, मान लो आपका प्लेन ऊपर से जा रहा है इंडिया के, है ना, अगर इंडिया ने अलाउ कर रखा है कि प्लेन ऊपर से जा सकता है तो प्लेन ऊपर से जाएगा। और उस पर्टिकुलर टाइम पे जब प्लेन वो इंडिया के ऊपर था, इंडिया की एयर बाउंड्री में था, तब अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा, इसकी बात क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, आपका बाय बर्थ वाली कंडीशन। समझ में आया। मान लो कोई शिप आया, मान लो आपके बोट से ही लोग आपके इंडियन टेरिटरी में आ गए, और वो उनके बच्चे का जन्म इंडिया में हो गया, ठीक है। या फिर मान लो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंडिया में उसके लिए आते हैं, मेडिकल के लिए आते हैं, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं। तो अगर वो लोग आते हैं और वो उनके बच्चे का जन्म यहाँ इंडिया में होता है ना, उनका कोई किड जो है वो इंडिया में बॉर्न होता है, तो क्या उस पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये यहाँ पे बात कौन कर रहा है, आपका बाय बर्थ वाली कंडीशन, ठीक है। तो बाय बर्थ वाली कंडीशन में पहले हमने सिर्फ इतना बोला था, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, हमने ये बोला कि कोई भी पर्सन जिसका आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, अगर उसके पेरेंट्स फॉरेन डिप्लोमेट नहीं है, है ना, उसके पेरेंट्स इंडिया में एम्बेसी में नहीं बैठते, कोई फॉरेन डिप्लोमेट नहीं है, कोई फॉरेन एम्प्लॉय नहीं है जो इंडिया में वर्क कर रहा हो, क्योंकि एम्बेसीज में आपके फॉरेन, जैसे आपका अमेरिका की एम्बेसी है तो उसमें अमेरिका का स्टाफ बैठता होगा, है ना, और अमेरिका का स्टाफ वहां बैठता होगा, तो हो सकता है उसके बच्चे का भी जन्म इंडिया में हो। तो वैसे हमने डिप्लोमेट्स को हटा दिया कि आपके फॉरेन डिप्लोमेट्स को तो हम अलाउ नहीं करेंगे, बट फॉरेन डिप्लोमेट के अलावा अगर कोई भी पर्सन है उसके बच्चे का जन्म अगर इंडिया में होगा, तो हमने बोला हम उसे इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे बाय बर्थ के बेसिस पे। लेकिन ये कंडीशन आपका चेंज हो गई 1986 में, है ना। तो यहाँ पे हमें डेट क्या याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 से लेकर आपका 1 जुलाई 1987 से पहले, है ना, मतलब बिफोर 1 जुलाई 1987। कंडीशन क्या रहेगी कि इफ अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया कैन acquire Indian citizenship by birth irrespective of citizenship of their parents। मतलब उसके पेरेंट्स की सिटीजनशिप कुछ भी हो, अगर इंडिया में उसका बॉर्न हुआ है ना, अगर किसी पर्सन का जन्म इंडिया में हुआ है तो उसे हम इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे बाय बर्थ के बेसिस पे। अब इस तरीके से तो बहुत सारे लोग इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। मान लो कोई आपका कपल है जो आपका नेपाल में रहता है ना, वो क्या हुआ, वो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए इंडिया आया और उसके बच्चे का जन्म जो है वो इंडिया में बॉर्न हो गया, है ना, तो वो बच्चा भी आपका एलिजिबल हो जाएगा किसके लिए, इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तो ये तो एक बहुत आसान सा तरीका हो गया ना, कि किसी को भी सिटीजनशिप लेनी है, आप क्या करो, आप कम से कम खुद नहीं ले सकते, आप अपने बच्चों को दिला सकते हो, कि उस बच्चे को आप ले जाओ और आप उस टाइम पे, फर्टिलिटी टाइम पे आप कहाँ चले जाओ, इंडिया में, और जो डिलीवरी हो जाएगी वो इंडिया में हो जाएगी, तो बच्चा एलिजिबल हो जाएगा किसके लिए, इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी ईजी हो जाएंगी। तो इंडिया को लगा यार ऐसे तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, वो चीज़ ठीक नहीं है, तो यहाँ पे हमने कंडीशन चेंज करी, अमेंड किया 86 में, इंप्लीमेंट हुआ आपका 87 में। कंडीशन हमने क्या चेंज करी, हमने ये बोला कि सर अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए ना, किसके बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे, तो आपके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये कंडीशन चेंज कब होगी, आपका 1 जुलाई 1987 में, ठीक है। तो अब आपकी कंडीशन क्या अपडेट हुई, आपका 1 जुलाई 1987 से लेकर अगर 3 दिसंबर 2004 तक अगर किसी भी बच्चे का जन्म, किसी भी पर्सन का जन्म इंडिया में हुआ है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगा, है ना, उसे हम इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। लेकिन कब, कब देंगे, जब उसके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन होगा, है ना, क्या बोला है, वन ऑफ देयर पेरेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। तो पहले कंडीशन में क्या था कि पेरेंट्स की सिटीजनशिप से कोई फर्क नहीं था, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप ऑफ देयर पेरेंट। लेकिन बाद में आपने कंडीशन अपडेट करके क्या बोल दिया, आइदर ऑफ पेरेंट, है ना, या वन ऑफ पेरेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन। उसके बाद आपका आफ्टर 3 दिसंबर 2004 कंडीशन चेंज हो गई। हमने बोला नहीं,
अब हमें दोनों ही पेरेंट अगर आपके इंडियन सिटीजन है ना, तभी हम आपको इंडियन सिटीजनशिप देंगे बाय बर्थ। तो देख रहे हो कंडीशनों को अपडेट कर रहे हो। अपडेट क्यों कर रहे हैं? कि भाई कंडीशंस को थोड़ा सा टफ बना रहे हैं। टफ बनाने की क्यों जरूरत है? सर इंडिया में वैसे ही पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अगर कोई भी इंडिया में आके आराम से सिटीजनशिप ले लेगा तो हमारे यहाँ की तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज सारे मेंटेन करने पड़ेंगे, है ना। तो बहुत फर्क पड़ता है बेटा, डेमोग्राफी चेंज होने से किसी भी कंट्री पे बहुत फर्क पड़ता है। इस वजह से आप धीमे धीमे क्या कर रहे हो, कंडीशन को थोड़ा सा टफ करते जा रहे हो, है ना। तो ये समझ में आया, बोथ पेरेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब अगर यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक चीज और समझना, मान लो अगर कोई फॉरेनर है, उसने इंडिया में आके शादी कर ली, है ना, और शादी कर ली और उसे इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिली है अभी, उनके बच्चे का जन्म हो जाता है इंडिया में। तो यहाँ पे इसमें दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या बोल दी कि अगर दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है तो दूसरा आपका इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, है ना, दूसरा आपका लीगल माइग्रेंट होना चाहिए। दूसरा जो भी पेरेंट है आपका, उस पर पासपोर्ट होना चाहिए, उस पर वीजा होना चाहिए, है ना। पासपोर्ट वीजा से वो लीगल माइग्रेंट है तो वो उस बच्चे को हम आपका इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे, है ना। किसके बेसिस पे? बाय बर्थ। थोड़ी सी कंडीशन है, टफ है ना, थोड़ा सा आपका फैक्चुअल चीज़ें हैं, बट आराम से समझोगे एक बार में समझ में आ जाएगा। पहले क्या है, पेरेंट्स की सिटीजनशिप से कोई फ़र्क नहीं है। फिर क्या बोला कि दोनों में से एक पेरेंट आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फिर क्या बोला, आपके दोनों पेरेंट होने चाहिए, अगर दोनों में से एक है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है तब भी हम आपको बाय बर्थ पे कंसीडर कर लेंगे, है ना। ये चीज़ समझ में आई, बाय बर्थ वाली कंडीशन। लेकिन बेटा यहाँ पे ये भी याद रखना कि जो सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स की जो सिटीजनशिप है वो बर्थ के टाइम पे कौन सी है ये चेक कर रहे हैं। बर्थ से पहले क्या थी सिटीजनशिप, हमें मतलब नहीं है। बर्थ के बाद क्या सिटीजनशिप है पेरेंट्स की, हमें मतलब नहीं है। जब आपका पर्सन बॉर्न हुआ था उस टाइम पे उसके पेरेंट्स की सिटीजनशिप क्या थी, वो आपका कंसीडर होगी बाय बर्थ के लिए। ठीक है, पहला तरीका समझ में आया सिटीजनशिप एक्वायर करने का। चलो दूसरे तरीके पे जाते हैं। दूसरा होता है बाय डिसेंट, है ना। डिसेंट यानी कि आपका वंश, सुना होगा ना कि हम इस वंश से हैं, हमारी जो हायरार्की ट्री है, हमारा फैमिली ट्री है वो ये है। तो यहाँ पे आपका दूसरा तरीका क्या है, बाय डिसेंट। अब देखो यहाँ पे पहले वाले तरीके में क्या था, बर्थ के बेसिस पे, लेकिन बर्थ कहाँ हुआ, इंडिया में। अब कुछ ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं बेटा जो इंडिया से बाहर जिनका बर्थ हुआ हो। मान लो आपके पेरेंट्स जो थे वो जब इंडिया आज़ाद हुआ, या आज़ाद नहीं भी हुआ, अभी मैं बोलता हूँ कि अभी मान लो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपका बाहर कहीं यूएसए में आपका जॉब पर थे दोनों पेरेंट्स, ठीक है, और आपका जन्म यूएसए में हो गया, तो क्या आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, है ना। क्या आपको बर्थ के बेसिस पे मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि बर्थ के बेसिस पे किन किन लोगों को मिल रही थी, जो इंडिया में बॉर्न हुए। तो ऐसे लोग जिनका बर्थ इंडिया में नहीं हुआ, है ना, जिनका बर्न जो है वो आउटसाइड इंडिया है, उन लोगों को जो सिटीजनशिप मिलेगी उसकी बात कौन सा करता है, दूसरी कंडीशन, है ना, बाय डिसेंट। डिसेंट में किन लोगों की बात होगी, पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया। तो जैसे आता ना बाय बर्थ वाले में कंडीशन थी, उसी तरीके की यहाँ पे कंडीशन रहेंगी, है ना। तो डायरेक्ट देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। पहली कंडीशन क्या थी कि आपके पेरेंट्स की सिटीजनशिप कुछ भी हो, हम सिटीजनशिप दे देंगे आपको बर्थ के बेसिस पे। बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका डिसेंट होता है ना, वंश जो होता है, हम लोग इंडिया में ये मानते थे कि वंश जो है वो आपका पेरेंट्स की साइड से चलता है। हम लोग मानते थे कि आपका मेल मेंबर की तरफ से आपका वंश जो है, आपका फैमिली ट्री जो है वो आपका ड्रॉ किया जाता है। तो पहले आपकी सिटीजनशिप की कंडीशन जो रहेगी डिसेंट में, वो क्या रहेगी कि पेरेंट्स में से फादर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। अगर किसी पर्सन का जन्म, बॉर्न इंडिया के बाहर हुआ है और अगर उसका फादर इंडियन सिटीजन है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तब क्या होगा, तब हम उस बच्चे को सिटीजनशिप दे देंगे इंडिया की ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि फैमिली ट्री या जो वंश चलता है वो किससे चलता है, फादर के साइड से। तो अगर फादर इंडियन सिटीजन है तो उस चाइल्ड को भी हम इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। अगर फादर इंडियन सिटीजन नहीं है तो हम उस चाइल्ड को इंडियन सिटीजनशिप नहीं देंगे। बट ये कंडीशन चेंज होगी 1992 में। 10 दिसंबर 1992 को कंडीशन आपने अपडेट कर दी। अपडेट करके आपने क्या बोला कि नहीं सर, सिर्फ फादर नहीं, फादर या मदर में से दोनों में से कोई अगर एक होगा तो आप सिटीजन आपको देनी पड़ेगी, है ना। विमेंस ने भी तो बोला होगा ना कि सर सिर्फ फादर्स को क्यों राइट है ना, हमारे बच्चों को भी सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन पहले क्या थी, फादर थी, अब बोल दिया आइदर पेरेंट। अब आपने बोल दिया फादर मदर में से अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है
तो बच्चे को हम इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। किसके बेसिस पे? वंश के बेसिस पे, डिसेंट के बेसिस पे, है ना। अगर बच्चे का जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ है, पर्सन जो है वो आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुआ है, और उसके पेरेंट जो हैं उनमें से फादर या मदर में से कोई भी एक इंडियन सिटीजन है, तो हम उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे डिसेंट के बेसिस पे। बट ये कंडीशन फिर से अपडेट हुई। कब अपडेट हुई? आपका 3 दिसंबर 2004 को, है ना। 3 दिसंबर 2004 को कंडीशन जो है वो अपडेट हो गई। अब आपने क्या बोला कि सर जन्म आपका आउटसाइड इंडिया हुआ है, चलेगा, है ना, लेकिन आपको बताना पड़ेगा इंडिया को, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? अपना जो बर्थ है उसे इंडिया में रजिस्टर करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। अगर आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है, आपके पेरेंट इंडियन सिटीजन हैं, मतलब अबव कंडीशंस जो हैं अगर आप इन्हें फॉलो करते हो, और उसके बाद अगर आपका जन्म बाहर हुआ है, तो विद इन 1 ईयर ऑफ योर बर्थ यू हैव टू रजिस्टर। मतलब जो भी बच्चा बॉर्न हुआ है उसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया में रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए आपके क्या होते हैं? एम्बेसीज वगैरह होते हैं। आप एम्बेसी जाओगे, एम्बेसी जाके जो लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी वो लीगल फॉर्मेलिटीज करोगे, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा विद इन 1 ईयर। तो अगर ये विद इन 1 ईयर आप करते हो तो आप एलिजिबल हो किसके लिए? डिसेंट के लिए। और अगर आप ये नहीं करते विद इन 1 ईयर, तो बेटा आप एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबल नहीं हो मतलब आपको डिसेंट के बेसिस पे सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, है ना, किस पर्सन को? जिसका बॉर्न आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, समझ में आ रही है कंडीशन? थोड़ी सी टफ लग रही होंगी ना, थोड़ा सा बहुत फैक्चुअल सा लग रहा होगा कि सर क्या क्या चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, कैसे चेंज होती जा रही हैं। होता है बेटा, थोड़ा सा तो हमें फोकस करना पड़ेगा, है ना, उतना तो हमें बनता है, उतना तो एग्जाम डिजर्व करता है। ठीक है, चलो, तो ये कंडीशन चेंज हो रही है ना, कि पहले आपका फादर, फिर फादर या मदर में से कोई और, उसके बाद फादर मदर वाली कंडीशन के साथ, यानी कि अबव मेंशन्ड कंडीशन के साथ आपने क्या चीज ऐड कर दी? आपने बोल दिया कि बर्थ को रजिस्टर करना पड़ेगा इंडियन ऑफिस में विद इन 1 ईयर। कर देते हो तो डिसेंट के बेसिस पे मिल जाएगी, नहीं कर पाते हो तो बेटा डिसेंट के बेसिस पे नहीं मिलेगी, कोई और तरीका होगा जिससे मिलेगी। बट वंश के आधार पे, डिसेंट के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर आप विद इन 1 ईयर रजिस्टर नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो, अब थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको आर्टिकल 10 और समझा देता हूँ, है ना। आर्टिकल 10 हमने पढ़ा था ना, उस आर्टिकल 10 को मैं यहाँ पे समझाता हूँ, अब ज़्यादा ढंग से क्लियर हो जाएगा आपको, और थोड़ा सा ज़्यादा ढंग से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा था कि फादर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे बोला आइदर पेरेंट, है ना, और यहाँ पे क्या बोला? बर्थ आपको विद इन 1 ईयर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मान लो अगर आपको ये वाला जो ड्यूरेशन है ना, पहला वाला जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में किसी को, या मैं दोबारा से एग्जांपल मोनू ही ले लेता हूँ, है ना, इस ड्यूरेशन में मान लो मोनू जो है उसे सिटीजनशिप मिल गई, उसके फादर जो थे वो इंडियन सिटीजन थे, इस बेसिस पे उसे सिटीजनशिप मिल गई थी। लेकिन यहाँ पे आफ्टर 2004 कंडीशन चेंज हो गई कि बर्थ को रजिस्टर करना पड़ेगा। बट मोनू ने रजिस्ट्रेशन तो किया नहीं था बर्थ के टाइम पे, है ना, या मोनू के फादर जो थे उन्होंने उसके बर्थ को रजिस्टर नहीं किया था विद इन 1 ईयर, तो क्या मोनू की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी? तो यहाँ पे आर्टिकल 10 क्या बोलता है? नहीं, आर्टिकल 10 क्या बोलता है आपका? कि आपने कैसे भी सिटीजनशिप एक्वायर करी है, आपकी सिटीजनशिप खत्म नहीं होगी, आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ बना के सिटीजनशिप को चेंज नहीं करता, है ना। अब आर्टिकल 10 ढंग से समझ में आया, है ना। मतलब अगर कंडीशनें चेंज हो रही हैं, आपने किसी भी कंडीशन से सिटीजनशिप एक्वायर करी है, तो वो कंडीशन की वजह से आपको सिटीजनशिप जो मिली है वो आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक पार्लियामेंट लॉ बना के उसे ख़त्म नहीं करती। ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही है ना। चल, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखते हैं सर, और क्या क्या तरीके हैं? 5 तरीके थे ना सिटीजनशिप एक्वायर करने के, तो तीसरा तरीका क्या है बेटा? बाय रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्टर करके भी सिटीजनशिप ले सकते हो इंडिया की। तो बॉर्न तो 2 जगह ही हो सकता है, या तो इंडिया में हो गए तो बाय बर्थ वाली कंडीशन, इंडिया के बाहर बॉर्न हुए तो आपका दूसरी कंडीशन क्या थी? आपका बाय डिसेंट वाली कंडीशन। ठीक है, तो अगर मान लो वो वाली कंडीशनें नहीं लग रही हैं तो आपकी अगली कंडीशन क्या होगी? बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन में पहली कंडीशन याद रखेंगे कि ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल हैं जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं। किन लोगों के लिए एप्लीकेबल हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो पर्सन आपके इंडियन ओरिजिन से डील करते हैं, बिलोंग करते हैं,
उन लोगों के लिए जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, रजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन को थोड़ा समझना। हमने देखा था ना पहले वीडियो में कि चीज़ें रिलेशन जो है आपके या सिटीजनशिप जो है वो बाय ब्लड चलेगा, वो बाय सॉइल नहीं चलेगा। अगर आप इंडिया में बॉर्न हो तो उस बेसिस पे आपको नहीं मिलेगी, आपको ब्लड रिलेशन शो करना पड़ेगा। इसी वजह से वहाँ पेरेंट्स की सिटीजनशिप देख रहे थे ना, बाय बर्थ में, बाय डिसेंट में, तो बाय ब्लड चल रही थी ना चीज़ें, यहाँ पे भी वो चीज़ कंटिन्यू होगी, है ना। तो ये सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन से किसके लिए एप्लीकेबल होगी, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं, जो इनकी 3 जनरेशन में से कोई एक इंडियन इंडिया में बॉर्न हुआ हो, जिसकी 3 जनरेशन में से कोई एक इंडियन सिटीजन रहा हो, है ना। 3 जनरेशन कौन सी, खुद हम हैं सॉरी, खुद हम हैं हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो ये 3 कंडीशन आपकी लगती हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन, अब रजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आपको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है, तो सर आपको इंडिया में ना रहना पड़ेगा। कितने दिन रहना पड़ेगा, सर 7 ईयर आपको रहना पड़ेगा। अगर आप 7 ईयर इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट के तौर पे रहते हो, आप इंडिया में ऑर्डिनरी रिजाइड करते हो इंडिया में 7 ईयर तक, तो हम आपको एप्लीकेबल कर देंगे किसके लिए, रजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन के लिए। आप अलाउड हो जाओगे कि आप रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजन बन जाओगे, ठीक है। लेकिन सर अब यहाँ पे अगर 7 साल रहना है हमें, है ना, 7 ईयर तक हम इंडिया से बाहर ही नहीं जा सकते। जा सकते हो बेटा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में आए और आपने ये शो किया कि हम इंडिया आए और आप बाकी पूरे टाइम इंडिया से बाहर रहे, और फिर बाद में आप आते हो 6 साल बाद, 5 साल बाद इंडिया वापस आते हो, फिर बोलते हो कि मेरे 7 ईयर कंप्लीट हो गए सर, मुझे सिटीजनशिप दे दो। तो बेटा ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपने क्या बोला कि आपको कम्यूटेटिव टाइम जो है, कम्यूटेटिव टाइम इंडिया में रिजाइड करने का कितना होना चाहिए आपका, 5 ईयर। कम्यूटेटिव टाइम क्या होता है कि मान लो आप 10 दिन के लिए इंडिया से बाहर गए, आप किसी फॉरेन ट्रिप पे गए 10 दिन के लिए, फिर मान लो आप, फिर आप 6 महीने बाद फिर 10 दिन के लिए गए, फिर आप अगले साल जो है वो आप 20 दिन के लिए चले गए, या अगले साल जो है वो आप 50 दिन के लिए चले गए। तो इस तरीके से जितना भी आपका आउटसाइड इंडिया टाइम है, मतलब जितने दिन भी आप इंडिया से बाहर गए हो, वो पूरा ऐड करके आपका 2 ईयर से कम होना चाहिए। तो इंडिया में जितने डेज आपने रिजाइड किया है ना, वो पूरा ऐड करके टाइम आपका कितना होना चाहिए, 5 ईयर। तो कम्यूटेटिव टाइम अगर आपका 5 ईयर है तो हम आपको एलिजिबल कर देंगे, अलाउ कर देंगे कि आप रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। लेकिन कौन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये समझ में आया, ठीक है। लेकिन जब आप अप्लाई करोगे ना, जब इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे, उससे 12 मंथ पहले आपको कंटिन्यू इंडिया में रहना पड़ेगा। उससे 12 मंथ पहले आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो कंटिन्यूस रेजिडेंस 12 मंथ बिफोर एप्लीकेशन। जब भी आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपको 1 साल कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रहते तो जहां से आप इंडिया आओगे वहां से 1 साल आपका काउंट होगा, ठीक है। तो 7 ईयर प्लस ये वाली कंडीशन फॉलो करोगे तब आप एप्लीकेबल होगे, तब आपको हम रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप देंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कंडीशन और भी आती हैं। अब देखो यहाँ अगली कंडीशन समझना। अब अगली कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोई पर्सन है, उसके पेरेंट्स जो है ना वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं। मान लो एक फैमिली थी, एक फैमिली में एक फादर थे, एक मदर थे, और 2 उनके चाइल्ड थे, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, है ना। तो ये फैमिली थी आपकी। अब फादर ने इंडियन सिटीजनशिप ले ली, मदर पहले से इंडियन सिटीजन थी, तो फादर मदर दोनों क्या हो गए आपके, इंडियन सिटीजन हो गए। अब वहां पे बात करी जाए कि उनके चिल्ड्रंस का क्या होगा, क्योंकि अभी माइनर है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसे कोई पेरेंट या ऐसा कोई कपल है जो 18 से अबव है, जिसने इंडियन सिटीजनशिप ले ली है, बट उसके चिल्ड्रंस, उसके बच्चे जो है ना वो माइनर है, माइनर मतलब आपका बिलो 18 है ना। तो ऐसा कोई कपल जिसके बच्चे जो हैं वो माइनर हैं, बिलो 18 हैं, तो उन बच्चों का क्या होगा, क्या वो इंडियन सिटीजन होंगे या नहीं होंगे। सर वो इंडियन सिटीजन होंगे, है ना। लेकिन वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे, कैसे एक्वायर करेंगे, रजिस्ट्रेशन से। कब करेंगे, जब वो आपका 18+ हो जाएंगे। जब वो 18+ हो जाएंगे तो हम लोग उन्हें भी आपका रजिस्ट्रेशन से क्या बोल देंगे, इंडियन सिटीजन, है ना। तो ऐसे पर्सन जो इंडियन सिटीजन हैं, उनके माइनर चाइल्ड जो है ना, वो भी आपके इंडियन सिटीजन बन जाएंगे आपके रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। अगली कंडीशन भी समझो। अगली कंडीशन में क्या है, फॉर पर्सन
है ना। अगली कंडीशन क्या है, उन पर्सन्स के लिए है जिन्होंने डिसेंट वाले में 1 ईयर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। मान लो आपके पेरेंट्स ने डिसेंट वाली कंडीशन में था ना कि बर्थ के विद इन 1 ईयर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इंडियन ऑफिस में। अगर आप नहीं करवा पाए तो आप पे जो कंडीशन लगेगी वो कौन सी लगेगी, रजिस्ट्रेशन, है ना। तब आपके पेरेंट्स ने रजिस्टर नहीं करवाया तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आपके फादर या मदर जो थे वो इंडियन सिटीजन रहे थे, तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, उसके बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना चीज़ें, फैक्चुअल जा रही होंगी, है ना। थोड़ी सी टफ है ये, थोड़ी सी टफ है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बेटा समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। अभी बताओ, बहुत सारे फॉरेनर इंडिया आते हैं ना घूमने। आप देखते होगे यूट्यूब पे, आप सर्च करते होगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं जो बहुत सारे फॉरेनर इंडिया आए और इंडिया में आके वो सेटल हो गए, इंडियन से उन्होंने शादी कर ली, है ना। तो अगर किसी पर्सन ने इंडियन से शादी की है ना, अगर कोई आपका फॉरेनर है किसी फॉरेन कंट्री से, कोई भी आया, चाहे वो मेल आया या फीमेल आया, और उसने शादी कर ली किससे, किसी इंडियन पर्सन से, इंडियन सिटीजन से उसने शादी कर ली, तो वो आपका, हमने क्या बोला था पहले वाले वीडियो में कि यहाँ पे जो आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या सिटीजनशिप के राइट्स जो होंगे वो ब्लड से होंगे, है ना। ब्लड से होंगे मतलब रिलेशंस से होंगे, वो आपका बर्थ के बेसिस पे नहीं होंगे। तो अगर किसी फॉरेनर ने इंडिया से या इंडियन सिटीजन से आपकी शादी की है तो अब उसका ब्लड कनेक्शन हो गया इंडियंस के साथ, है ना। तो वो भी क्या होगा, आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में वो काउंट हो जाएगा। यहाँ चीजें समझ में आ रही है ना कि अगर आपने किसी से शादी करी है तो बोलते हैं ना कि खून का रिश्ता है, इंडिया में ये चीज बहुत यूज होती है कि हमारे खून के रिश्ते हैं। तो बेटा खून का रिश्ता है ना, वो यहाँ काम आएगा आपको कि अगर किसी ने शादी करी इंडियन सिटीजन से तो वो उसका खून का रिश्ता हो गया, तो अब वो एलिजिबल हो गया किसके लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब वो एलिजिबल हो गया आपका किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन उसे कितने दिन रहना पड़ेगा, 7 ईयर। कितने दिन बाहर जा सकता है, मैक्सिमम 2 ईयर तक जा सकता है या उससे कम। इंडिया में कंटिन्यू रिजाइड करने के लिए आपको कम से कम 5 ईयर आपको चाहिए होंगे। इस 5 ईयर में या इस 7 ईयर की ड्यूरेशन में आपका अगर डाइवोर्स हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, है ना। अगर आपकी शादी जो है वो कैंसिल हो जाती है तो आप इस चीज़ के एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो अगर 7 ईयर तक आपकी मैरिज चलती है उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे इसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। तो अगली कंडीशन क्या, किसके लिए, उन पर्सन्स के लिए कि जिन्होंने शादी करी है, हु मैरिड टू इंडियन सिटीजन। तो कोई भी अगर फॉरेनर है इंडियन सिटीजन से मैरी शादी कर लेगा तो उसकी कंडीशन आपकी जो होगी वो क्या होगी, बाय रजिस्ट्रेशन वाली। ठीक है, समझ में आया। चलो, अगली तरीका क्या है आपका, नेचुरलाइजेशन। अगला तरीका आपका क्या है, बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, नेचुरलाइजेशन से कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, वो है आपका चौथे तरीके में। ठीक है, अब नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, दो टाइप के पर्सन होंगे, एक तो इंडियन ओरिजिन के होंगे और दूसरा किसी फॉरेन ओरिजिन के होंगे। दो ही तरीके के हो सकते हैं, दो चीजें थी आपका, या तो बॉर्न इंडिया या बॉर्न आउटसाइड इंडिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या है, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, एक पर्सन अदर देन इंडियन ओरिजिन है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए क्या था, रजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन, आपने रजिस्टर किया है उससे आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। कब, जब आप इंडियन ओरिजिन के हो। जब आप इंडियन ओरिजिन के नहीं हो, है ना, पर्सन अदर देन इंडियन ओरिजिन, उनके लिए जो कंडीशन होगी वो होगी नेचुरलाइजेशन। कंडीशन टफ हो जाएंगी। कंडीशन टफ क्या हो जाएंगी, वहां आपका 7 ईयर था, यहाँ आपका वो है वो 12 ईयर कर दिया जाएगा, है ना। बेटा पहले आपका ये 14 ईयर था, अपडेट करके वो अभी जो है वो आपका 12 ईयर कर दिया गया है ना। तो आप अगर इंडियन ओरिजिन के नहीं हो और आपने इंडियन से शादी भी नहीं करी तो आपको इंडिया में 12 ईयर रहना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए आप बाहर जा सकते हो, है ना। अप्लाई करने से 12 मंथ पहले कंटिन्यू रिजाइड करना पड़ेगा, तभी आप जो है इंडियन इसके लिए बाय नेचुरलाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगली कंडीशन क्या है कि आपको कोई इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए, आपका कैरेक्टर जो है वो सही होना चाहिए, है ना। आपका 8th शेड्यूल है, हमने शेड्यूल्स देखे थे ना, शेड्यूल 8, शेड्यूल 8 में हमने देखा था कितनी लैंग्वेज आती हैं, अभी 22 लैंग्वेज आती हैं। तो उन 22 लैंग्वेज में से अगर आपको कोई एक इंडियन लैंग्वेज आती है तो आप एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती उन 22 लैंग्वेज में से जो शेड्यूल 8 में मेंशन है तो आप नेचुरलाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। पर्सन मस्ट हैव अ गुड कैरेक्टर,
है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब यहाँ पे मान लो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफेंडर्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, है ना। जैसे आपका क्या है, विजय माल्या है। विजय माल्या जी ने क्या किया, पैसा लेके यहाँ से चले गए बाहर। अब वो बाहर चले गए, बाहर अब उन्हें कोई और कंट्री जो है वो सिटीजनशिप देगा नहीं देगा अलग चीज़ है, बट एक ऑफेंडर है ना वो, है ना, उन्होंने एक क्राइम किया है ना। ऐसे ही बहुत सारे, मेहुल चौकसी हैं, नीरव मोदी हैं, या कई सारे लोग हैं जो आपके इंडिया से बाहर भाग गए पैसा लेके। तो अगर ऐसा कोई पर्सन किसी दूसरे देश का है और वो इंडिया आता है और वो इंडिया में आके सिटीजनशिप लेने की कोशिश करता है, तो क्या वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए आपका एलिजिबल होगा? नहीं होगा, है ना। कहाँ बोला गया सर, नेचुरलाइजेशन की कंडीशन में बोला गया कि आपका कैरेक्टर जो है वो गुड होना चाहिए। और बेटा मालूम कैसे पड़ेगा ये गुड कैरेक्टर है या नहीं है ना, मालूम कैसे पड़ेगा आपको? आपने देखा होगा ना, आपके स्कूल कॉलेजेस में जब जाते हैं तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आपने अगर कोई भी आपसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसमें मेंशन करी जाती है कि आपने मान लो लाइब्रेरी का कोई बुक इशू नहीं किया, बुक आपने लिया और आपने रिटर्न नहीं किया, या आपका नाम कहीं किसी बड़े केस में आया है, तो वो सारी चीज़ें आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे मेंशन होती हैं। तो वैसे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे लेना पड़ेगा, और अगर आप गुड कैरेक्टर के हो तो हम आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप दे देंगे। अगर आप गुड कैरेक्टर के नहीं हो तो हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। मतलब हम लोग क्यों आपका ऐसे किसी पर्सन को सिटीजनशिप दें जो आपका क्राइम करता है ना। हमारे यहाँ क्राइम रेट वैसे ही आपका इतना ज़्यादा क्राइम होते हैं, इतने सारे पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। अब लोग, हम ऐसे लोगों को और सिटीजनशिप दे दें जिससे हमारे यहाँ का जो आपका डेमोग्राफी है वो ख़राब हो, क्राइम और बढ़ जाए, तो ऐसे पर्सन को हम नहीं देंगे। तो किसे हम सिटीजनशिप देंगे? पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर को। तो लैंग्वेज भी आनी चाहिए, आपका कैरेक्टर भी गुड होना चाहिए, और आप 12 ईयर कंप्लीट कर लोगे तब आप एलिजिबल होगे किसके लिए? नेचुरलाइजेशन के लिए। ठीक है। एक कंडीशन और है इसमें, याद रखना, एक कंडीशन और है। वो कंडीशन क्या है कि आप जो है ना, इंडिया, हम केवल उन कंट्रीज के सिटीजन को सिटीजनशिप देते हैं जो कंट्रीज इंडियंस को सिटीजनशिप देती हैं, है ना। जो इंडियन सिटीजन्स को सिटीजनशिप एक्वायर देती हैं, ऑफर करती हैं, उन कंट्रीज के सिटीजन को हम सिटीजनशिप देते हैं। थोड़ी सी चीज समझना, मान लो आपका यूएसए है, बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो यूएसए जाते हैं और यूएसए उन्हें यूएसए की सिटीजनशिप देता है। बहुत सारे इंडियंस को अमेरिका जो है वो सिटीजनशिप ऑफर करता है। तो हम जो हैं, इंडिया जो है वो यूएस के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दे देगा, है ना। तो ये गिव एंड टेक का रिलेशन है, बोथ साइड चलेगा। अगर कोई सिंगल साइड वाला है, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एक्स वाई जेड कोई कंट्री है, एक्स वाई जेड कोई कंट्री है, अगर वो इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं देता, अगर वो इंडियन सिटीजन को सिटीजनशिप नहीं देता, तो हम भी उसे इंडियन सिटीजनशिप नहीं देंगे, है ना। तो गिव एंड टेक का रिलेशन है। जो कंट्रीज हमारे सिटीजन्स को सिटीजनशिप देंगे, हम उन कंट्रीज के लोगों को सिटीजनशिप दे देंगे। जो कंट्री हमारे सिटीजन्स को सिटीजनशिप नहीं देंगे, हम उन लोगों के सिटीजन्स को सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो गिव एंड टेक का रिलेशन चलेगा कि जो हमें देगा हम उसे वापस कर देंगे, और जो हमें नहीं देगा हम उसे वापस नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये आपके जो तरीके होते हैं, ये फॉलो करने से आपको सिटीजनशिप मिलेगी बाय बाय आपका नेचुरलाइजेशन। समझ में आया ना। तो 4 कंडीशन हम पढ़ चुके। पहला, बॉर्न इन इंडिया, बॉर्न आउटसाइड इंडिया, है ना। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन अदर देन इंडियन ओरिजिन। अब यहाँ पे अगली कंडीशन क्या आती है बेटा, थोड़ा सा समझना। अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने क्या किया, 1961 में हमने गोवा को कैप्चर कर लिया। गोवा पहले पोर्चुगीज कंट्रोल में था, हमारी गोवा के साथ बैटल हुआ, गोवा डिफीट हो गया, है ना। पोर्चुगीज आपके हार गए, पोर्चुगीज हारने के बाद गोवा छोड़कर चले गए, और गोवा किसके कंट्रोल में आ गया? इंडिया के कंट्रोल में। ठीक है। या फिर 1975 में क्या हुआ, 1975 में सिक्किम ने बोला कि हमें पार्ट ऑफ इंडिया बनना है, तो सिक्किम क्या हुआ, पार्ट ऑफ इंडिया बन गया, सिक्किम इंडिया में इंक्लूड हो गया। तो अब यहाँ पे जो आपके ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे, है ना, अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे क्या है, गोवा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सिक्किम हो गया। तो ऐसी कोई टेरिटरी जो इंडिया ने बाद में एक्वायर करी है, या अभी अगर इंडिया किसी टेरिटरी को एक्वायर करता है, तो क्या उसके ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडियन सिटीजन कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? क्या उन्हें इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए कोई कंडीशन फॉलो करनी होगी या नहीं करनी होगी? इस सारी चीज के बारे में जो आपकी बात करता है वो 5वां टाइप करता है, एक्वाइजेशन ऑफ टेरिटरी। तो यहां पे क्या बोलता है कि जब इंडिया कोई भी टेरिटरी एक्वायर करेगा, तो उसके जितने भी रेजिडेंट्स होंगे उस कंट्री के या उस एरिया के, उस टेरिटरी के जितने भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे,
उन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए आप एक ऑफिशियल ऑर्डर निकालोगे, उस ऑफिशियल ऑर्डर में आप कंडीशंस मेंशन कर दोगे और उन मेंशन्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग उस टेरिटरी के ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो होंगे वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई ना, है ना। तो ये आपने 5 तरीके देखे बेटा, 5 तरीके जिससे आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। 5 तरीके देखे ना हमने। क्या? एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप किस में आते थे? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आते थे। किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। पार्लियामेंट को ये पावर किसने दी? आर्टिकल 11 ने पावर दी। क्या कोई स्टेट सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बना सकता है? नहीं बना सकता। कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है कि सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट नहीं बनाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी, सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या रखेंगे? एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप, उसके 5 टाइप्स हम देखेंगे। अगला वीडियो जो आएगा उस अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? आपका लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो सिटीजनशिप का जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 उसे हम 2 पार्ट में देख लेंगे, एक आपका एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप, एक आपका लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन में।